रात हो चुकी थी। अरुण और विक्रम कई सालों तक शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल में रहने के बाद वे अब अपने गांव लौट रहे थे। गांव की तरफ का रास्ता वही पुराना था, लेकिन आज जैसे सब बदल गया था। आसमान में बादल काले और घने हो गए थे। अरुण, यह बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। देख, पूरा आसमान काला हो गया है। लगता है आज रात जोर की बारिश होगी, और न जाने क्यों मुझे यह हवा अजीब सी बेचैनी दे रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अरे पगले, तू हमेशा डर जाता है। बारिश होगी तो क्या, हम तो गांव पहुंच ही जाएंगे। फिर पुराने घर में बैठकर चाय बनाएंगे और मजे करेंगे। याद है बचपन में हम कैसे बारिश में भीगते थे, मिट्टी में खेलते थे, माँ कितनी डांट लगाती थी। हाँ, सब याद है, लेकिन न जाने क्यों आज सब कुछ अलग लग रहा है। यहाँ का सन्नाटा, ये अंधेरा, ये हवा, सब जैसे हमें कोई चेतावनी दे रहे हों। दोनों आगे बढ़ते गए। पगडंडी पर उनके कदमों की आवाज ही बस सुनाई दे रही थी। कभी कोई झिंगुर की झंझनाहट, तो कभी हवा के तेज झोंके, लेकिन इंसान की कोई हलचल नहीं। अरुण, तूने गौर किया, पहले इस समय खेतों में किसान काम करते दिखाई देते थे, बच्चे दौड़ते भागते थे, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं है। सब रास्ते खाली हैं। ये सब सामान्य नहीं है। हो सकता है बारिश के डर से सब जल्दी घर चले गए हों। गांव के लोग हमेशा मौसम को लेकर ज्यादा ही सतर्क रहते हैं। विक्रम चुप हो गया। उसके मन में बचपन की यादें उमड़ पड़ी। वो किस्से जब दादी रात को कहानियां सुनाती थीं। बरसात की रात, गांव का सुनसान रास्ता और परछाइयों में छुपे भूत प्रेत। वह हमेशा उन कहानियों से डरकर मां की गोद में जा छुपता था। हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ की डालियां एक दूसरे से टकराईं। आवाज ऐसी आई जैसे कोई भारी दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुल रहा हो। विक्रम का दिल एक पल को तेजी से धड़क उठा। तूने सुना? उसने घबराकर पूछा। हाँ, लेकिन यह तो बस पेड़ों की आवाज है। तू हर आवाज में डर ढूंढने लगता है। अगर ऐसे ही डरता रहा तो गांव तक का सफर कैसे पूरा होगा? विक्रम ने होंठ भींच लिए, लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी पीछे झाड़ियों में सरसराहट होती, कभी दूर कोई साया सा हिलता दिखाई देता। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। माहौल और भी गंभीर हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी थी। हर चमक के साथ पगडंडी रोशन हो उठती और अगले ही पल खूब अंधेरा छा जाता। अरुण, मुझे सच कहूं तो डर लग रहा है। याद है बचपन में कैसे दादी कहती थी कि बरसात की रातों में अजीब चीजें होती हैं। गांव के लोग अक्सर इस मौसम में रिश्तेदारों के घर चले जाते थे, शायद उन्हीं कहानियों की वजह से। यार, तू वही पुरानी कहानियों में उलझा हुआ है। वो सब बच्चों को डराने के लिए होती थीं। अब हम बच्चे नहीं रहे। चल, कदम तेज कर, अंधेरा और गहराता जा रहा है। लेकिन अरुण की आवाज में भी अब थोड़ी घबराहट झलकने लगी थी। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, पर दिल में कहीं न कहीं बेचैनी घर कर चुकी थी। पगडंडी अब संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ ऊंची झाड़ियां थीं। कभी कोई झाड़ी अचानक हिल जाती, कभी कोई परिंदा पंख फड़फड़ाता। हर आवाज दोनों को चौंका देती। हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाया हो। दोनों एक साथ रुक गए। तूने सुना? यह बस हवा है, चल आगे। दोनों ने कदम फिर से बढ़ाए, लेकिन इस बार उनका डर और बढ़ चुका था। हर पल लगता कि पीछे कोई अदृश्य परछाई उनका पीछा कर रही है। जब भी वे पीछे मुड़ते, वहां सिर्फ अंधेरा और हिलते पेड़ दिखाई देते। धीरे धीरे गांव का बाहरी हिस्सा नजदीक आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और भी ठंडी और तेज होती जा रही थी। पेड़ की डालियां इस तरह झूम रही थी मानो किसी अनजानी शक्ति का असर हो। देख, गांव अब पास ही है। हमें बस थोड़ा और चलना है, उसके बाद सब ठीक होगा। काश मुझे यकीन होता कि सब ठीक होगा। उनकी चाल तेज हो गई, लेकिन इस सुनसान रास्ते पर हवा की सरसराहट और पेड़ों की चरमराहट उन्हें बार बार रुककर पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी, जैसे कोई अनदेखी परछाई उनके साथ साथ चल रही हो।
पगडंडी पर चलते चलते अचानक दोनों दोस्तों की नजर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। यह वही पेड़ था जो गांव के बिल्कुल किनारे खड़ा था। बरगद की मोटी मोटी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। कुछ तो मिट्टी में धंसी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जंजीरों से बांध दिया हो। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया में पूरा चबूतरा ढक जाता। अरुण और विक्रम वहीं रुक गए। अरुण, यह वही बरगद है ना? बचपन में यहाँ खेला करते थे, याद है? माँ कहती थी कि रात में यहाँ मत जाना, इस पेड़ के नीचे कुछ रहता है। हाँ याद है, तू तो डरकर भाग जाता था, मैं भी तेरे पीछे पीछे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें इन कहानियों से डरना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ की मोटी डालियां एक दूसरे से टकराईं। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी घंटा बज रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की घबराहट थी। पेड़ की चट्टानों पर बिजली की हल्की चमक पड़ी और क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उनमें कोई चेहरा छुपा हो। दो गोल गोल आंखें, चौड़ा मुंह और एक तिरछी मुस्कान। लेकिन जैसे ही बादल छा गए, सब फिर से सामान्य हो गया। तू वहम कर रहा है, बिजली की चमक से ऐसा लगता है यह बस रोशनी का खेल है। लेकिन अंदर ही अंदर अरुण भी हिल चुका था। उसने खुद को संभालते हुए नजरें फेर लीं। पेड़ के नीचे एक टूटा फूटा चबूतरा था। उस पर सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं और एक कोने में किसी ने अगरबत्ती जलाई हुई थी, जो अब आधी जली हुई राख में बदल चुकी थी। हवा चलने पर उसकी हल्की सी महक अभी भी चारों ओर फैली हुई थी। विक्रम चुपचाप चबूतरे की ओर देखने लगा। देख, यहाँ कोई पूजा करने आया था। गांव वाले अब भी इस पेड़ से डरते हैं, तभी तो इसकी पूजा करते हैं। हाँ हो सकता है, गांव में ये सब मान्यताएं अब भी जिंदा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सचमुच कुछ है। तभी अचानक हवा का रुख बदला। जटाएं जोर जोर से हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोर दिया हो। दोनों वहीं जमकर खड़े रह गए। उनके कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी। वह कोई सामान्य हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि जैसे कोई धीरे धीरे मंत्र बुदबुदा रहा हो। विक्रम की रगों में सिहरन दौड़ गई। अरुण सुन, कोई फुसफुसा रहा है, तू भी सुन रहा है ना? अरुण ने ध्यान से सुना। हाँ, आवाज वाकई आ रही थी, धीमी, लंबी और खिंची हुई, जैसे कोई औरत दूर से पुकार रही हो। अरुण ने कांपते स्वर में कहा, ये शायद हवा है, बस हवा। लेकिन तभी उनके पैरों के पास पड़ी सूखी पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगीं। कोई अदृश्य ताकत उन्हें इधर उधर उड़ा रही थी। पत्तियां घूम घूम कर एक गोल घेरा बनाने लगीं। चल यहाँ से अभी। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। लेकिन तभी पेड़ की सबसे मोटी जटा जोर से हिली और जमीन से टकराई। धड़ाम की आवाज गूंजी। दोनों का दिल जैसे रुक गया। वह जटा इतनी पास गिरी थी कि अगर वे एक कदम भी देर करते तो सीधे उन पर गिरती। अब भी कहेगा यह सब वहम है? यह पेड़ जिंदा है अरुण, इसमें कुछ है। अरुण कुछ बोल न सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, चल जल्दी निकल चलें, रुकना ठीक नहीं है। दोनों ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वे उस पेड़ से दूर जा रहे थे, अचानक पीछे से एक डरावनी लंबी हंसी गूंज उठी। वह हंसी औरत की थी, करारी, खिंची हुई और कान फाड़ देने वाली, जैसे कोई छाया अंधेरे में खड़ी होकर उन्हें देख रही हो और उनके डर पर खिलखिला रही हो। दोनों का खून जम गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस दौड़ते ही चले गए, जब तक कि बरगद की छाया पीछे छूट न गई। उनके दिलों में अब यह साफ था, यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, इसमें कोई रहस्य छुपा था, कोई ऐसा जिसे इंसानी आंखें पूरी तरह देख नहीं सकती, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर कर सकती हैं। बरगद का पेड़ पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका डर दोनों दोस्तों के दिल में अब भी जिंदा था। तेज हवा उनके चारों तरफ घूम रही थी। बारिश शुरू होने वाली थी। आसमान हर पल और काला हो रहा था। अरुण और विक्रम हांफते हुए आगे बढ़ते गए। गांव अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता अजीब तरह की खामोशी से भरा था। न कहीं किसी जानवर की आवाज, न किसी इंसान की। विक्रम अचानक रुक गया। अरुण, तूने गौर किया? गांव की तरफ जाते इस रास्ते पर हमेशा बच्चे खेलते थे। अब यहाँ कोई नहीं है, सब घर खाली लग रहे हैं। हाँ, यह बात मुझे भी खटक रही है। याद कर, इस वक्त चौपाल पर बुजुर्ग बैठकर बीड़ी पीते और बातें करते थे। औरतें कुएं से पानी भरती थीं, लेकिन अब सब गायब। दोनों के कदम भारी होने लगे। अचानक ही उन्हें आगे से किसी लाठी की ठक ठक सुनाई दी। उन्होंने देखा,
सफेद धोती कुर्ता पहने एक दुबला पतला आदमी उनकी तरफ आ रहा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धंसी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब तेज चमक थी। वह थे श्यामल काका, गांव के सबसे बूढ़े और जाने माने व्यक्ति। बचपन में वही उन्हें कहानियां सुनाते थे। विक्रम ने झट से आवाज लगाई, काका, ओ श्यामल काका। काका रुके। उन्होंने दोनों को देखा, फिर धीरे धीरे पास आए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम गूंजता हुआ लगता था। अरे अरुण, विक्रम, तुम दोनों? काका ने हैरानी से कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? इतने साल बाद लौटे हो और वो भी इस रात? हाँ काका, सोचा था शहर से कुछ दिन छुट्टी लेकर गांव में शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा है। सब घर बंद क्यों हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्यामल काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर फुसफुसाकर बोले, बेटा, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, खासकर इस बरसाती रात में। क्यों काका, बारिश तो हर साल होती है, फिर इस रात में ऐसा क्या खास है? गांव वाले कहाँ गए? काका ने लंबी सांस ली। उनकी आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें शायद याद हो, बरसों पहले इस गांव में कुछ अजीब हादसे हुए थे। लोग बिना वजह गायब होने लगे थे। कहा जाता है कि जब जब सावन की भारी बारिश होती, कोई न कोई गांव से लापता हो जाता और अगले दिन बरगद या पुराने घरों की दीवारों पर अजीब निशान पाए जाते। लेकिन काका, ये सब तो बस अफवाहें थीं। बचपन से हम यही सुनते आए हैं। नहीं बेटा, यह अफवाह नहीं है, यह सच्चाई है जिसे गांव वाले मानते भी हैं और उससे डरते भी। यही वजह है कि बरसात शुरू होने से पहले सब लोग अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। इस गांव में बरसाती रातें कभी सुरक्षित नहीं रहीं। विक्रम हंस पड़ा। काका, आप भी? आपने ही तो हमें हमेशा समझाया था कि अंधविश्वासों में मत पड़ो, और आज आप खुद वही बातें कर रहे हो। श्यामल काका की आंखों में चमक तेज हो गई। उन्होंने विक्रम की तरफ गहरी नजरों से देखा। अंधविश्वास और हकीकत में फर्क बहुत पतला होता है बेटा। कभी कभी जो चीज हमें कहानी लगती है, वही असल में हमारी जान ले लेती है। तुम दोनों को लगता है ये बस डराने की बातें हैं, लेकिन जो भी बरसाती रात में यहाँ रुका, वो कभी सुबह नहीं देख पाया। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। बरगद पर सुनी हंसी उसकी यादों में ताजा हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, काका, ये सब क्यों होता है? आखिर इसके पीछे सच क्या है? श्यामल काका ने चारों ओर देखा। बारिश की पहली बूंदें टपकने लगी थीं। उन्होंने बहुत धीरे कहा, बरगद के उस पेड़ के नीचे और गांव के इस खालीपन के पीछे एक पुरानी रिवायत छुपी है। कहा जाता है कई साल पहले यहाँ एक औरत आई थी। लोग उसे बरसाती दायन कहते थे। वो बारिश के मौसम में ही दिखाई देती थी। कहा जाता है गांव वालों ने उसे मारकर इसी पेड़ के नीचे दफना दिया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाई। अब हर सावन की रात वही लौट कर आती है, लोगों को ढूंढने, अपने साथ ले जाने। काका की आवाज टूट रही थी, जैसे बोलते बोलते भी उन्हें डर लग रहा हो। अरुण और विक्रम जड़वत खड़े रह गए। उनके गले सूख गए। आसमान गरजा, बिजली कड़कड़ाई और उसी रोशनी में काका का चेहरा और डरावना लगने लगा। काका, आप हमें डरा रहे हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हम शहर से आए हैं, हमें पता है ये सब बस दिमाग का खेल है। तो तुम रहो यहाँ, लेकिन याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी, बरसाती दायन जब आती है तो किसी को छोड़ती नहीं। आज की रात बहुत भारी है। इतना कहकर श्यामल काका ने अपने कदम बढ़ाए और तेजी से अंधेरे में ओझल हो गए। उनके जाते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अरुण और विक्रम वहीं खड़े रह गए। बरसात अब तेज होने लगी थी। उनके दिलों में एक अजीब बेचैनी घर कर चुकी थी। क्या वाकई इस गांव में कुछ है, या ये सब सिर्फ डर की परछाई है? लेकिन एक बात तय थी, अब उनकी यात्रा और भी खतरनाक होने वाली थी। बरगद और श्यामल काका की बातें पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उनका असर अब भी दोनों दोस्तों के दिलों पर भारी था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। आसमान गड़गड़ा रहा था और बीच बीच में बिजली की सफेद चमक अंधेरे को चीरकर सब कुछ साफ दिखा जाती। अरुण और विक्रम गांव की पगडंडी पर तेज कदमों से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार दोनों गांव का मुख्य रास्ता के पास आ गया। दोनों ने एक साथ रुककर इधर उधर देखा। वो नजारा देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गांव पूरी तरह सूना था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। खिड़कियों पर मोटी बेंत की झिलमिलें लगी थीं। कहीं से भी इंसानी आवाज नहीं आ रही थी। न बच्चों की हंसी, न औरतों की बातें,
न चौपाल पर बुजुर्गों की खांसी, बस हवा और बारिश की आवाज। अरुण देख, पूरा गांव वीरान है। मुझे तो लग रहा है काका सच कह रहे थे, सब लोग सचमुच कहीं और चले गए। मगर कोई गांव ऐसे खाली थोड़े ही छोड़ देता है? यहाँ तक कि गाय भैंस भी नहीं दिख रहे। सब कुछ बंद क्यों है? सब कहाँ गए? दोनों धीरे धीरे गांव के भीतर चलते गए। बिजली की रोशनी में उन्हें हर घर और भी अजीब लग रहा था, जैसे कोई आंखें खिड़कियों के पीछे से उन्हें देख रही हों, जैसे हर दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा हो। विक्रम को एक बंद घर के बाहर कुछ टंगे दिखे। उसने पास जाकर देखा, कई पुराने मुखौटे लकड़ी से बने। उनके चेहरे विकृत थे, कभी हंसते, कभी रोते, कभी दांत दिखाते हुए। विक्रम का गला सूख गया। उसने धीमे स्वर में कहा, अरुण, ये वही मुखौटे हैं जिनके बारे में काका ने कहा था। क्या ये सब उस बरसाती दायन से जुड़ा है? यह बस गांव की परंपरा होगी। लोग सजावट के लिए टांग देते होंगे। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। तभी अचानक एक खिड़की की आवाज के साथ खुल गई। भीतर अंधेरा था। दोनों ने तुरंत उधर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई छाया अंदर खड़ी है। लेकिन बिजली चमकते ही विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहाँ कुछ नहीं था। अरुण, अब तो मुझे यकीन हो गया है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए। अरुण भी कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ा करते हुए कहा, नहीं, अब वापस नहीं। हम यहाँ तक आ गए हैं। अगर आज लौटे तो हमेशा डर हमारे पीछे रहेगा। सच का सामना करना ही पड़ेगा। दोनों आगे बढ़े। गांव के बीचों बीच चौपाल था। जहाँ कभी चहल पहल रहती थी, वहाँ अब सिर्फ टूटी चारपाई और बिखरी राख पड़ी थी। मिट्टी में ढोल के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे अभी अभी यहाँ कोई बजाकर गया हो। अचानक उनके कानों में ढोल की धीमी थप 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 गूंजी। वो आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास कोई नहीं था। बस आवाज थी जो खाली गलियों में गूंज रही थी। अरुण और विक्रम ने डर से एक दूसरे की तरफ देखा। कौन बजा रहा है ये ढोल? तभी उन्हें चौपाल के कोने पर दो बूढ़ी आकृतियां दिखाई दी। सफेद कपड़े पहने, झुकी हुई। दोनों वहीं चारपाई पर बैठे थे, जैसे उनका इंतजार कर रहे हों। अरुण और विक्रम धीमे कदमों से उनके पास गए। अरुण ने कांपते स्वर में पूछा, काका, यहाँ क्या हो रहा है? ये मुखौटे, ये सन्नाटा, ये ढोल की आवाज, सब क्या है? बूढ़ों ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें अजीब थीं, गहरी, खोखली, और उनमें अजीब चमक थी। उनमें से एक ने भारी स्वर में कहा, ये बरसाती दायन का खेल है। गांव के लोग जानते हैं, इसलिए सब भाग जाते हैं। पर तुम यहाँ क्यों रुके? काका, ये दायन क्या सचमुच होती है या ये बस डराने की बातें हैं? दूसरे बूढ़े ने हल्की हंसी हंसी। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि सुनते ही दोनों दोस्तों की सांसें अटक गईं। नहीं बेटा, ये कहानियाँ नहीं। बरसात की हर रात वह लौटती है और जो भी बाहर भटकता है उसे अपने साथ ले जाती है। फिर वो कभी इंसान नहीं रहता। अरुण का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, तो हम अब क्या करें? कैसे बचें? बचना है तो भाग जाओ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है।